नमस्कार, मैं हूं अर्चना चौधरी। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियों का वर्गीकरण क्या होता है। अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि त्रुटियां क्या होती हैं, किसी मापक यंत्र की त्रुटियां कौन कौन सी होती हैं, कैसे उन्हें दूर करते हैं, क्या उनके कारण होते हैं। त्रुटियों को समझने से पहले हम यहाँ पे दो शब्दों का मतलब समझते हैं, यथार्थता और परिशुद्धता। यथार्थता तथा मापक यंत्रों की परिशुद्धता। इंग्लिश में यथार्थता को कहते हैं एक्यूरेसी, परिशुद्धता को कहते हैं प्रिसीजन। सो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो यथार्थता हमारी क्या होती है? जब भी हम कोई अपनी लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी प्रयोग करते हैं किसी मापक यंत्र के साथ, तो हम क्या करते हैं, 6-7 रीडिंग्स लेते हैं उसकी। तो वो क्यों ली जाती है? उसका कारण ये होता है कि हमारे यंत्र में कुछ ना कुछ त्रुटि होती है। तो यथार्थता हमारी क्या होती है? किसी राशि का मापित मान जो हमने नापा है उसके वास्तविक मान के कितना समीप है, वो हमारी यथार्थता कहलाती है। परिशुद्धता होती है सारे मापित मान एक दूसरे के कितने समीप हैं, सारे मापित मान एक दूसरे के कितने समीप हैं, वो कहलाती है हमारी परिशुद्धता। तो अब इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यथार्थता क्या होती है, परिशुद्धता क्या होती है। तो यहाँ पे हमने लिया कि हमारे सैनिक हैं, सैनिकों को 4 सैनिक हैं, उन्हें निशाना लगाना है अपने बोर्ड पे। तो ये हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य सेंटर पे, केंद्र पे उन्हें गन शॉट मारने। हर एक के पास 4-4 बारी है, हर एक को 4-4 गन शॉट दिए हुए हैं। तो जब पहले फौजी ने मारा तो उसके कहाँ आए? दूसरे फौजी ने मारा तो उसके क्या आए? तीसरे ने मारा और चौथे ने अपने 4 शॉट मारे। तो अब देखते हैं, जो सबसे पहले वाला है उसके 4 शॉट केंद्र के बहुत पास हैं। तो यथार्थता क्या हुई? किसी राशि का मापित मान, ये लाल डॉट हमारे क्या हो गए? मापित मान जो हमने करे, उसके वास्तविक मान था कहाँ? हमें मारना था सेंटर पे, कितना समीप है। तो ये सब हमारे केंद्र के बहुत समीप है। तो इस केस में क्या हुआ? यथार्थता उच्च हुई। इस केस में चेक करते हैं यथार्थता क्या हुई। यहाँ पे भी केंद्र के बहुत पास है सारे के सारे शॉट, जितने भी फौजी एक ने मारे। चलो नाम लेते हैं, 1 फौजी नंबर 2, फौजी नंबर 3, 4। तो दूसरे फौजी ने जब मारे तो चारों केंद्र के बहुत पास है। तो इस केस में भी क्या हुआ? यथार्थता उच्च हुई। नाउ नेक्स्ट केस में देखो, तीसरे फौजी ने जब मारे तो सारे मान केंद्र से बहुत दूर हैं, जो वास्तविक मान है उससे बहुत दूर है। तो इसमें क्या हुआ? जितना ज्यादा पास होगा उतना यथार्थ होगा। तो यहाँ यथार्थता हमारी क्या हुई? निम्न। चौथे फौजी ने जब मारा तो उसका क्या हुआ? उसके भी सारे केंद्र से बहुत दूर है। तो यहाँ भी हमारी यथार्थता क्या हुई? यथार्थता निम्न। अब चेक करते हैं कि हमारी परिशुद्धता, प्रिसीजन कितना था। तो परिशुद्धता का वास्तविक मान से कोई लेना देना नहीं। वास्तविक मान के पास भी हो सकती है, वास्तविक मान के दूर भी हो सकती है। पर उसमें हम क्या करते हैं कि सारे मापित मान, जितने भी गन शॉट लगाए हमारे फौजी ने, एक दूसरे के कितने समीप हैं। अब यहाँ देखो, दूर दूर है, तो यहाँ हमारी परिशुद्धता क्या हुई? निम्न।
यहाँ देखो सारे शॉट एक दूसरे के आसपास है। जब हम परिशुद्धता चेक करेंगे तो हमारा वास्तविक मान से कोई लेना देना नहीं होगा। यहाँ हम बस देखेंगे कि सारे के सारे जो जितने भी हमने रीडिंग्स ली है वो एक दूसरे के कितने समीप है, कितना अंतर है उनमें। तो यहाँ सब एक दूसरे के पास है, तो यहाँ हमारी परिशुद्धता क्या हुई? उच्च। यहाँ देखो, यहाँ केंद्र से तो बहुत दूर है सारे शॉट, पर एक दूसरे के बहुत पास पास है, तो यहाँ भी परिशुद्धता क्या होगी? उच्च। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी केंद्र से दूर है, तो यथार्थता हमारी क्या है? निम्न। पर आपस में भी बहुत दूर दूर है सारे, तो यहाँ हमारी परिशुद्धता क्या होगी? निम्न। तो अगर देखा जाए सबसे अच्छे शॉट किसने लगाए? यथार्थता में देखें तो सैनिक 1 और सैनिक 2 ने केंद्र के बहुत पास लगाए। प्रिसिजन में देखें तो सैनिक 2 और सैनिक 3 के शॉट बहुत पास पास हैं। तो परिशुद्धता दोनों की उच्च है। ओवरऑल अगर हम रिजल्ट निकालेंगे तो सबसे अच्छे शॉट किस सैनिक ने लगाए? हम कहेंगे सैनिक 1 और सैनिक 2। तो ऐसे हम नापते हैं अपनी यथार्थता और परिशुद्धता। एक बार और बता देती हूँ, यथार्थता क्या होती है? मापित मान, लाल डॉट जो हमारे सैनिकों ने शॉट लगाए थे, और केंद्र जहां हमारा निशाना लगाना था हमें, वास्तविक मान एक दूसरे कितने समीप हैं। और परिशुद्धता क्या होती है? सारे के सारे मापित मान एक दूसरे के कितने समीप है, वो होती है हमारी परिशुद्धता। अब हम किसी भी मापक यंत्र की जो यथार्थता होती है और परिशुद्धता होती है, वो निर्भर करती है उस मापक यंत्र में कितनी अनिश्चितता है, कितनी त्रुटि है, कितनी खामी है उसमें। तो यथार्थता हमारी निर्भर करती है, यथार्थता किसी मापक यंत्र की क्रमबद्ध त्रुटियों पर निर्भर करती है। क्रमबद्ध त्रुटियों, क्रमबद्ध त्रुटियों पर निर्भर करती है। अब ये जो त्रुटियां होती हैं एक्सप्लेन करेंगे बाद में कि क्या होती है, किस कारण से होती है, कैसे दूर करते हैं। तो जो हमारी क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं वो किसी भी यंत्र में सुनिश्चित रूप से होती है और उन्हें एक सुनियोजित रूप से हम उन्हें अलग कर सकते हैं। या जैसे आप कभी भी क्या करते हो कि आप जब भी वेट मशीन पे अपना वेट करते हो तो पहले यू मेक श्योर कि हमारा जो वेट मशीन का जो स्केल है, जो डिजिटल वेट मशीन होती है उस पर जो वो स्केल दिखा रहा है वो हमेशा 0 दिखा। अगर वो 0 नहीं दिखा रहा तो हमारे मापे गए नाप को क्या हो जाता है? कोई ना कोई उसमें कमी आ जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? उस पहले 0 को लाने को हम कहते हैं आशंकन, पुनः आशंकन और रिकैलिब्रेशन। सो यथार्थता हमारी किसी भी यंत्र में यथार्थता को पूर्ण रूप से हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम उसकी क्रमबद्ध त्रुटियों को पूर्ण रूप से हटा दें। अब परिशुद्धता किस पे निर्भर करती है? परिशुद्धता हमारी निर्भर करती है किसी यंत्र की आकस्मिक या यादृच्छिक त्रुटियों पर। इन्हें हम कहते हैं रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स। इन त्रुटियों पर किसी का भी कोई जोर नहीं होता, ये किसी भी कारण से आ जाती हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं निकाल सकते। एक दूसरी बात और, परिशुद्धता हमारी निर्भर करती है कि जो हमारा मापक यंत्र है उसकी अल्पतमांक कितनी है। अल्पतमांक पता है? अल्पतमांक जो किसी भी यंत्र का से हम जितना छोटे से छोटा नाप सकते हैं,
वो उसकी अल्पतमांक होती है। तो जैसे हम अपनी स्केल यूज करते हैं, स्केल की अल्पतमांक क्या होती है? 0.1 सेंटीमीटर या मिलीमीटर। ऐसे ही हमारे वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक क्या होती है? 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज की क्या होती है? 0.001 सेंटीमीटर। सो अल्पतमांक जितनी कम होगी, परिशुद्धता उतनी ही अधिक होगी। अभी कंफ्यूज मत हो, आगे जाके हम ये सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर तरीके से। अभी थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं कि क्या होता है सब कुछ। तो जैसे आपने हमारा किसी ने हमें एक छड़ दे दी और छड़ की लंबाई हमारी क्या बोली उन्होंने? 5.8 आगे 6 सेंटीमीटर है हमारी उस छड़ की लंबाई। अब हमने अपना स्केल लिया और नाप दिया। पहली रीडिंग ली, वो आई हमारी 5.8। दूसरी रीडिंग ली, ये हमने स्केल से ली। फिर हमने वर्नियर कैलिपर्स को यूज करा, हमारी रीडिंग आई 6.2। तो इनमें से कौन सी रीडिंग ज्यादा यथार्थ है? 5.8, क्योंकि वास्तविक मान के बहुत करीब है। पर जो ये 5.62 है, ये यथार्थ तो नहीं है, पर इसकी परिशुद्धता उच्च है। क्यों? यहाँ अल्पतमांक क्या है? 0.1 की। यहाँ अल्पतमांक क्या है? 0.01 की। यहाँ ये नाप रहा है 5.8 सेंटीमीटर, यहाँ नाप रहा है 5.62 सेंटीमीटर। तो सार्थक अंकों की संख्या इस नंबर में हमारी ज्यादा है। तो आप ये भी कह सकते हो कि किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे, उसकी परिशुद्धता उतनी ही अधिक होगी। तो अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हमने कहा कि हमारे पास एक सरल लोलक है जिसका आवर्तकाल 1 मिनट है। सबने पढ़ा होगा 10th में क्या होता है सरल लोलक। तो इसे हम जब यहां से इसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा हिला के छोड़ दें तो ये ऐसे 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 मूव करना शुरू करेगा। तो पहले कहाँ आया? यहां, फिर यहां। तो यहां से यहां गया, फिर यहां, यहां। सो ये पूरी दूरी तय करने में सरल लोलक ने जितना समय लिया उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। और इन्होंने कहा कि वो 1 मिनट है। अब हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, ए और बी। इनसे बोला गया कि भाई इसका आवर्तकाल निकालो। तो इन दोनों ने 4-4 रीडिंग्स ली। पहले वाले ने ली 1.1, 0.9, 1.2 और 1.3। दूसरे वाले ने ली 1.42, 1.43, 4-5, 4-0। तो अब देखो दोनों में से किसकी रीडिंग 1 मिनट के ज्यादा करीब है? ए की। 1.1, 0.9, 1.2, 1.3। तो इसकी रीडिंग्स हमारी ज्यादा यथार्थ हैं, यथार्थता के ज्यादा समीप है। इसकी रीडिंग क्या है? 1.42, 1.43, 1.45, 1.40। 1 मिनट से काफी दूर है, 0.4 का डिफरेंस है। यहाँ मैक्सिमम हमारा 0.2 का अंतर है जो हमारा आवर्तकाल है। तो यहाँ यथार्थता क्या हुई हमारी? निम्न। यहाँ यथार्थता हुई हमारी उच्च। अब चेक करते हैं परिशुद्धता। इनमें अंतर देखो तो कितना है। इन दो में अंतर हुआ हमारा 0.2 का, इनमें अंतर हुआ 0.3 का, इन दोनों में अंतर हो गया 0.1 का। तो इनमें अंतर देख लेते हैं एक दूसरे से कितना है। इन दो को देखो तो 0.01, 0.02, 0.05। तो इन सारी रीडिंग्स में आपस में दूरियां ज्यादा हैं, 0.231। यहाँ आपस में दूरियां कम है, 0.01, 0.02 का अंतर है, 0.05 का। तो
तो इस केस में क्या हुआ, सारी रीडिंग एक दूसरे के आसपास नहीं है, तो परिशुद्धता हुई हमारी निम्न यहाँ पे, और यहाँ परिशुद्धता क्या हुई, उच्च हुई यहाँ पे। तो यथार्थता हमारी होती है कि किसी राशि का मापित मान, ये जो मापित मान है हमारा, ये ले लो चलो, मापित मान वास्तविक मान के कितना समीप है, वो उसकी यथार्थता हुई। यहाँ पे क्या है 1.1, वहां है 1, तो यथार्थता उच्च हुई। परिशुद्धता, सारे मापित मान एक दूसरे के कितना समीप है, यहाँ समीपता ज्यादा है, अंतर इन सब में कम है, तो परिशुद्धता यहाँ उच्च हुई। यथार्थता हमारी निर्भर करती है क्रमबद्ध त्रुटि पर। परिशुद्धता हमारी निर्भर करती है यादृच्छिक त्रुटि पर, या ऐसे अनियमित त्रुटि भी कह लेते हैं, ज्यादा सिंपल वर्ड है अनियमित त्रुटि। ये त्रुटियां हमारे यंत्र के अंदर होती हैं और किसी सुनिश्चित त्रुटि के कारण होती हैं। इन्हें हम पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब हम अपनी यथार्थता पूरा एक्यूरेट मान भी हम ला सकते हैं, जो हमारा वास्तविक मान और मापित मान समान भी हो सकता है। अनियमित त्रुटियां वो त्रुटियां होती हैं जिन पे हमारा कोई भी जोर, कोई भी कंट्रोल नहीं होता। सो परिशुद्धता को उच्च करने के लिए इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, तो इन्हें घटाया भी जा सकता है और नहीं भी। तो कभी हमें रीजन पता होता है कि हाँ इस रीजन, इस कारण की वजह से ये कमी हुई है, तो उसे हम ठीक कर सकते हैं। पर जब हमें कारण ही नहीं पता हो तो हम कुछ नहीं कर सकते उस बारे में। तो परिशुद्धता हमारी एक और बात पे निर्भर करती है जो मैंने बताई थी, अल्पतमांक। अल्पतमांक जितनी कम होगी परिशुद्धता उतनी उच्च होगी। नोट में लिख सकते हैं, अल्पतमांक और परिशुद्धता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये जितनी कम ये उतनी ज्यादा, ये जितनी ज्यादा ये उतनी कम। तो ये हुआ हमारा यथार्थता और परिशुद्धता। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक बार और धीरे से बता देते हैं। यथार्थता हमारा क्या है, मापित मान और वास्तविक मान दोनों एक दूसरे के कितना पास है। परिशुद्धता क्या है, जितनी रीडिंग्स ली है वो सारी रीडिंग्स एक दूसरे के कितने पास है, वो हमारी परिशुद्धता कहलाती है। टेक्स्ट हेडिंग है हमारी माप में त्रुटि, एरर इन मेजरमेंट। तो हम त्रुटि हमारी क्या होती है, किसी भी माप की अनिश्चितता, किसी भी माप की अनिश्चितता उसकी त्रुटि कहलाती है। अब हमें पता है कि हम किसी भी भौतिक घटना को या प्राकृतिक घटना को भौतिक राशियों से एक्सप्लेन करते हैं, उनके रूप में उसे समझाते हैं। भौतिक राशियों को नापने के लिए हमें किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की, या हिंदी में कहो यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। हर यंत्र में कोई ना कोई अनिश्चितता, कोई ना कोई त्रुटि होती ही है, जिसकी वजह से हमारा जो वास्तविक मान है और मापित मान है उसमें कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है। तो त्रुटि को हम सिंपल अपने साधारण शब्दों में क्या कह सकते हैं कि वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को हम क्या कहते हैं, त्रुटि। अब ये जो निशान है इस पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। अंतर को हम हमेशा दिखाते हैं माइनस से, पर जो ये निशान है इसका मतलब क्या होता है कि आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। सपोज आपने एक एक्सपेरिमेंट किया,
छड़ की लंबाई ली, छड़ की लंबाई का मान है 2 मीटर, पर आपका क्या आया, आपका आया 2.1 मीटर। तो जब त्रुटि निकालोगे वो कैसे निकालोगे, 2 - 2.1। अगर ये निशान लगाए तो इसका मतलब है हमेशा बड़े में से छोटे को घटा दो, तो अंतर आ गया 0.1 का, या ये है 2.2 आ गई हमारी सेकेंड रीडिंग। तो क्या होगा, 2 - 2.2, अंतर 0.2। एक और रीडिंग ली, वो आ गई हमारी 1.9 मीटर। सो यहां हुआ 2, अंतर 1.9, 0.1। सो यहाँ भी 0.1 की त्रुटि है, यहाँ भी 0.1 की त्रुटि है। अगर इसी चीज को आप ऐसे लिखते हैं, ये थोड़ा सा मार्क्स है हमारा, 2 - 2.1, तो क्या आता है आंसर -1। तो हम केवल अंतर ले रहे हैं, जो भी बड़ा मान हो उसमें से घटा दो और बता दो कि त्रुटि हमारी इतनी है। तो किसी भी मापक यंत्र की त्रुटि उसके वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को कहते हैं। अब हमारी त्रुटियां होती कितने प्रकार की हैं, थोड़ा सा आइडिया हम दे चुके हैं। यथार्थता हमारी आती है क्रमबद्ध त्रुटि की वजह से, और परिशुद्धता हमारी आती है यादृच्छिक त्रुटि की वजह से। तो त्रुटियां हमारी 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट, क्रमबद्ध त्रुटि, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, सिस्टेमैटिक। सिस्टेमैटिक एरर। दूसरी आती है हमारी यादृच्छिक त्रुटि। रैंडम एरर। कुछ लोग इसे आकस्मिक त्रुटि भी कहते हैं। या अनियमित त्रुटि। त्रुटि हमारी क्या होती है, वास्तविक मान और मापित मान का अंतर। किसी भी मापक यंत्र में 2 प्रकार की त्रुटियां होती है, क्रमबद्ध त्रुटि तथा यादृच्छिक त्रुटि। अब हम समझते हैं क्रमबद्ध त्रुटि होती क्या है, किस किस कारण की वजह से ये आती है। तो अब समझते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियों को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टेमेटिक एरर्स। ये होती क्या है, ये एरर्स किसी भी प्रयोग में निश्चित रूप से होती है और इन्हें हम एक सिस्टेमेटिक तरीके से दूर कर सकते हैं। क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती है, क्रमबद्ध त्रुटियां किसी भी प्रयोग में निश्चित रूप से होती हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लो, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स की शून्यांक त्रुटि, वर्नियर कैलिपर्स में शून्यांक त्रुटि होगी ही होगी, और ये कभी धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक होती है, और इसे हम दूर कर सकते हैं एक निश्चित सुनियोजित अप्रोच लेके। अब हमारा होता है कि क्रमबद्ध त्रुटियां हमारी आती क्यों हैं। पहला, यंत्रगत त्रुटि। अगर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारा यंत्र है, मापक यंत्र है, उसमें पहले से ही कोई गलती है, कोई कमी है, तो जितनी भी हम अपनी रीडिंग्स लेंगे उनमें कुछ ना कुछ वो कमी आएगी। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि हमारे पास एम्पियर है, एम्पियर मीटर है। एम्पियर मीटर हम यूज करते हैं धारा को प्रयोग करने में। तो उसमें क्या होता है कि एक स्केल बना होता है ऐसे, और ये हमारी सुई होती है जो इसके ऊपर मूव करती है और हमें बताती है। तो जब हमारा यंत्र बंद होता है तो ये सुई हमेशा हमारी 0 पे होती है, पर मान लो कि ये 0 पे ना होके सुई हमारी कहाँ है, 0.1 एम्पियर पे। तो अब आप जितनी भी रीडिंग लोगे, आपने ली रीडिंग, सपोज आपने ली पहली रीडिंग 5.1, अगर ये हमारी सुई 0 पे होती तो रीडिंग क्या होती है 5.0, बट अब आपकी रीडिंग क्या हो गई 5.1। सो जितनी भी रीडिंग लोगे
उसमें मान हमेशा 0.1 एम्पियर ज्यादा ही ज्यादा आएगा। तो ये हो गई हमारी यंत्रगत त्रुटि। एक और सिंपल एग्जांपल ले लो कि हमारी जो स्केल होती है, अगर हमारी वो स्केल बहुत ज्यादा पुरानी हो जाए और उसका कोना घिस गया, वो ऐसे हो गया, तो इस घुसे हुए कोने में क्या हुआ कि जो यहाँ रीडिंग थी वो तो चली गई हमारी। अब हम जो भी नापेंगे वो यहाँ पे नापेंगे। सो हमारा 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर ना होके 8 मिलीमीटर हो गया। तो जितनी भी रीडिंग्स हम इसे अपने स्केल से लेंगे वो हमारी गलत आएंगी। तो ये होती है यंत्रगत त्रुटियां। जब हमारे इंस्ट्रूमेंट में ही कोई गलती हो तो उसके कारण भी हमारे क्रमबद्ध त्रुटियां आती हैं। इन्हें हम कैसे कर सकते हैं? इसे क्या करेंगे, अमीटर को या तो दूसरा ले लो या इसे रिकैलिब्रेट करेंगे। कोशिश करेंगे इसके सुई को स्टार्टिंग में 0 पे लाने की। जैसे मैंने आप एग्जांपल दिया था कि जब भी हम वेट करते हैं डिजिटल वेइंग मशीन में, पहले हम कोशिश करते हैं कि जो उसका डिजिटल स्केल है वो हमारी रीडिंग 0 दिखा रहा हो, उसके बाद हम अपना वेट नापते हैं। यहाँ क्या करेंगे, नया स्केल ले लेंगे। और क्या, प्रायोगिक तकनीक तथा कार्य विधि में अपूर्णता। सो दूसरी है हमारी एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। तो इसमें क्या है कि प्रायोगिक तकनीक जैसे हम उसे यूज कर रहे हैं शायद वो सही ना हो। और इन त्रुटियों में, इस प्रकार की त्रुटि में अधिकतर क्या होता है कि जो हमारा प्रयोग करता है वो अनभिज्ञ होता है हमारी बाह्य कारणों की। समझ लो जैसे ऊष्मा हो गया, बाहर का तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, वायु का वेग क्या है, इन सब चीजों से जो हमारा प्रयोग करता है वो हमारा अनभिज्ञ होता है। तब इस रीजन की वजह से आती है हमारी क्रमबद्ध त्रुटि। एग्जाम्पल ले लो कि जब भी हम अपना फीवर नापते हैं तो थर्मामीटर मुंह में रखते हैं। तो थर्मामीटर जब आप मुंह में रखोगे तो जो भी रीडिंग लोगे आप बता दोगे कि हाँ इतना है, चलो भाई 100 का बुखार आया ऐसे। पर कुछ लोग क्या करते हैं कि थर्मामीटर को बगल में रखेंगे। अगर आपने बगल में रखा तो हमेशा जो माप होता है, हमारा शारीरिक तापमान जो होता है वो कम दिखाएगा। तो जब सेम बंदे का आपने बगल में रखा तो रीडिंग दिखाएगा 99। तो ये हो गई हमारी प्रायोगिक तकनीकी या कार्यविधि में अपूर्णता। आपने सही से नापा नहीं है। तो इस इम्परफेक्शन को दूर करने के लिए क्या करते हैं, जब भी आप थर्मामीटर को बगल में रख के नापते हो तो हमेशा जो भी रीडिंग आई उसमें +1 कर देते हैं और हम कह देंगे हाँ भाई 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का फीवर है इस बंदे को या बंदी को। तो ये हुई हमारी कार्यविधि में अपूर्णता, जब हमें सही से उस चीज को यूज करना नहीं आ रहा है कि भाई उसे यूज कैसे करते हैं। दूसरा होता है व्यक्तिगत त्रुटियां। इसमें होता है कि जो करने वाला है वो खुद से ही सब कुछ गलत कर दे, तो इस कारण से भी हमारी त्रुटियां आ जाती हैं। जैसे सेम बुखार का एग्जांपल ले लो, आपने किसी को थर्मामीटर दे दिया, उसने बुखार नाप दिया और बोल दिया बुखार कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। होता है व्यक्तिगत त्रुटि। क्या हुई, नापने वाले को पता ही नहीं है कि थर्मामीटर से बुखार डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं फ़ारेनहाइट में नापते। 100 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो गया बॉडी का तो क्या होगा, 100 डिग्री पे तो पानी उबलना शुरू हो जाता है, आग लग जाएगी, उबल के खत्म। तो इसने व्यक्तिगत त्रुटि क्या हुई, जब हमें ही ना पता हो कि उस चीज को यूज कैसे करना है, हम उसे गलत पढ़ रहे हो। तो उसने पढ़ा तो सही, 100 तो सही पढ़ा, पर उसका मात्रा गलत पढ़ दिया, तो मायने ही बिल्कुल बदल गए। क्या थी रीडिंग, क्या हो गई। दूसरी अल्पत मांग के कारण त्रुटि। एक और चीज होती है अल्पत मांग होती है लीस्ट काउंट। अब जो हमारा स्केल होता है उसकी अल्पत मांग क्या होती है 0.1 सेंटीमीटर। जो सबसे छोटी नाप हम उसमें लिखते हैं 1 मिलीमीटर की या 0.1 सेंटीमीटर की। तो इसमें अब आप ये सोच लो कि जैसे ये हमारा स्केल है 1 2 3 4 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब हमने हेडिंग अपनी रीडिंग ली, कुछ चीज को हमें नापना है। ये कितना है हमारा 1 2 3। अल्पत मांग क्या हुई, इतनी सी
ये सबसे छोटा है जो इससे नाप सकता है, वो हुआ अल्पतमांक। तो अब अगर हमने एक धागे की लंबाई नाप ली, चलो धागा हमारा यहां से यहां तक आया, तो हम क्या बोलेंगे उसे, 1 2 3 4, हम इसे बोल देंगे 1.4 सेंटीमीटर। क्या बोल देंगे हम इसे, 1.4 सेंटीमीटर। पर अगर आप इसमें देखो, ये 4 से थोड़ा सा आगे, पर हम नाप नहीं सकते, हम कह नहीं सकते कि 1.45 होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो या तो हम इसे 1.4 लिख देंगे, या हम इसे 1.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो ये होती है अल्पतमांक की त्रुटि, जब हम बिल्कुल सही तरीके से ना बता सके। अब अगर सेम धागे को आप, इस सेम छड़ बोल लो, धागा जो कुछ भी है, इसे आप पैमाने से नापने के बजाय वर्नियर कैलिपर्स से नापो, तो वर्नियर कैलिपर्स में क्या होगा, उसमें स्केल आपका आएगा ऐसे। वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक होती है 0.01 सेंटीमीटर। तो उसमें हमारा मिलीमीटर भी बटा हुआ है। तो हम जो ये वाला पार्ट है इसे बड़ा करके दिखा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, ये हमारा 4 मिलीमीटर, ये हमारा 5 मिलीमीटर। जब हमने इस चीज को वर्नियर कैलिपर से नापा तो ये कहाँ आया, ये यहां तक आ रहा था। तो हम क्या बता देंगे कि नाप क्या हुई, 1.4 1 2 3 4 सेंटीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर से हमने बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया कितना है। सो अल्पतमांक जितनी बड़ी कम होगी उतनी ज्यादा त्रुटि हमारी कम होगी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, देखो दोबारा समझ लो एक बार, ये हमारा नॉर्मल स्केल है, ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स का स्केल है। तो नॉर्मल स्केल में हमने दिखाया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसके बीच में 10-10 खाने हैं। हमने एक छोटी सी रोड नाप ली है, इसकी लंबाई हमारी 4 से थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, जिसे हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते है कितना। तो हमने लिख दिया या तो 1.4 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर। बट सेम चीज अगर हम दूसरे पैमाने में ले गए जिसकी अल्पतमांक हमारी 1.01 सेंटीमीटर है, तो अब हमने क्या करा कि जो ये 4 और 5 है इसके बीच में भी 10 खाने उन्होंने दिखाए हुए, तो इनके बीच की भी 10 का मान हम पढ़ सकते हैं। तो रीडिंग क्या हो गई हमारी, 4 और 5 के बीच में धागा हमारा यहां तक आ रहा था, आगे भी कुछ और स्केल होगा पूरा, तो 1.44 सेंटीमीटर। अब अगर इसमें भी हम ये कहें कि हमारी ये रीडिंग ऐसे थी, 1 2 3, जो हमारा धागा है 4 पे ना आके 4 से थोड़ा सा आगे आ रहा है, तो अब क्या है, तीसरा अंक। अब अगर हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट हो जिसमें इसको भी और 10 भागों में बांट दियो, तो ये क्या था हमारा, यहाँ पे 0.4, ये था 0.5, ये हुआ 0.4, ये हुआ 0.5। तो इन्होंने कहा 0.4 और 5 के भी बीच में को आ रही है, सपोज वो यहां आ रही थी एग्जैक्ट। तो अब लंबाई क्या होगी, 1.4 के बाद 1 2 3 4, सॉरी 1.4, 4 के बाद 1 2 3 4 5, इतना सेंटीमीटर। सो सबसे एग्जैक्ट हमने किससे मापा, उस यंत्र से जिसकी अल्पतमांक सबसे ज्यादा छोटी थी, जो सबसे ज्यादा छोटे भाग को नाप सकता था। इसकी अल्पतमांक थी 0.1 सेंटीमीटर, इसकी थी 0.01 सेंटीमीटर और इसकी थी 0.001 सेंटीमीटर। तो अल्पतमांक जितनी छोटी होगी त्रुटि भी हमारी उतनी ही कम होगी। अब हमारी दूसरी त्रुटि होती है यादृच्छिक त्रुटि। आप लोग जब भी पढ़ने बैठे तो खाली वीडियो मत देखो, वीडियो के साथ में नोट्स भी लेके बैठो, क्योंकि नोट्स आप कहीं से कैसे भी ले लो, सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं जो आपने खुद से समझ के बनाए हैं। सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो रिलेशंस है, वो आप यूज करते चले जाओ, वो आप लिखते चले जाओ, नोट करते चले जाओ अपने उसमें। नेक्स्ट है हमारा यादृच्छिक त्रुटियां। सो यादृच्छिक त्रुटियां जो हमारी होती हैं
वो उनका कोई कारण नहीं होता, वो बस आ जाती हैं और इनका मान कभी वास्तविक मान से ज्यादा आ जाता है, कभी वास्तविक मान से कम आ जाता है। तो ये थी हमारी दो त्रुटियां, क्रमबद्ध त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि। अब है हमारी निरपेक्ष, सापेक्ष तथा प्रतिशत त्रुटि। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? अब इन सबको नोट करते जाइए, इन पे हमेशा हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 11th के लिए भी, और जेई और मेंस वगैरह में भी इसके न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? किसी भी मापे गए वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? एब्सोल्यूट एरर। और ये क्या होती है? वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि हम कहते हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमने एक प्रयोग किया जिसमें हमने n नंबर ऑफ रीडिंग्स ली। सो हमारी वो n नंबर ऑफ रीडिंग्स क्या है? A1, A2, A3 सो ऑन AN तक। पहले हम निकालेंगे वास्तविक मान या औसत मान, या तो वास्तविक मान दिया होगा। अगर वास्तविक मान नहीं दिया है तो वास्तविक मान को निकालते हैं हम, जितनी भी रीडिंग्स हमने ली हैं, जितनी भी वैल्यूज उन्होंने दी हैं, उन सब का औसत निकाल के। सो वास्तविक, या इसे कहते हैं हम औसत मान। ये क्या हो गया? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN डिवाइड बाई n। कुछ लोग इसे A कहते हैं, कुछ AM कहते हैं। AM मीन्स मीन वैल्यू, औसत मान होता है मीन वैल्यू। ठीक है, अब निकालते हैं निरपेक्ष मान। निरपेक्ष त्रुटि कितनी हुई हर मान में? तो वो हमने क्या कहा? वास्तविक मान और मापित मान का अंतर। मापित मान है हमारे A1, A2, A3, AN। वास्तविक मान है A या AN। निरपेक्ष त्रुटि को कैसे दिखाते हैं? डेल्टा। सो पहले मान में निरपेक्ष त्रुटि कितनी हुई? वो ही A माइनस A1। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना, A माइनस लिखा है, कहीं पे A1 माइनस A भी लिखा होता है, तो इस चीज से कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। और कहीं पे ये खाली अंतर दिखा देते हैं, तो जो भी बड़ा हो उसमें से घटा के लिख दो। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, सारे सही ही हैं। ठीक है, चल अब हम यहां पे ले रहे हैं A माइनस A1। दूसरे में क्या होगी? डेल्टा A2 होगा हमारा, A माइनस A2। ऐसे ही करते हुए निरपेक्ष त्रुटि AN में हो जाएगी A माइनस AN। एक और चीज, हमारा जो मापित मान है वो वास्तविक मान से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो जो निरपेक्ष त्रुटि है वो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। इसे आप नोट डाउन कर लो। निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है, तो निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? ये औसत मान का फॉर्मूला क्या हो गया? ये दोनों याद रखें। नेक्स्ट आता है हमारा माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। इसे हम कैसे निकालते हैं? जितनी भी हमारी निरपेक्ष त्रुटियां हैं उनका समानांतर माध्य निकाल के इसे दिखाते हैं डेल्टा ए से, या कई जगह पे लिखा होता है डेल्टा ए बार। जो ये बार है ये हमारा दिखाता है एवरेज को, औसत को, कि एवरेज कितना है या औसत कितना। सो औसत निरपेक्ष त्रुटि हम निकालते हैं
डेल्टा A1 का समानांतर माध्य प्लस डेल्टा A2, ऐसे ही जितनी भी है सबको जोड़ते चले जाओ, डेल्टा AN डिवाइड बाई N। अब ये जो समानांतर माध्य, इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो दो डंडे लगा दिए मैं, इसका मीनिंग ये हमने कहा था कि निरपेक्ष त्रुटि हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लेंगे, हमेशा सारी पॉजिटिव वैल्यू, सारे धनात्मक मान हम यहाँ पे लेंगे। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि हम लिखते हैं डेल्टा A बार, कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से, 1/n समीशन I इज इक्वल्स टू 1 to n डेल्टा ओके, सॉरी डेल्टा AI, सेम वही फॉर्मूला रहेगा, I की जगह 1 2 3 4 5 n तक आप रखते चले जाओ। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि का। चलो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसे समझने के लिए। हमने एक प्रयोग किया और प्रयोग में हमने कुछ रीडिंग्स निकाली। समझ लो कि एक चलो छड़ की लंबाई ले लो, तो छड़ की लंबाई हमने निकाली 5.2, 5.1, 5.4, 5.3, फिर से 5.2। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 रीडिंग्स ले ली। तो ये हमारे क्या हो गए सब, A1, A2, A3, A4, A5। अब इन्होंने कहा कि इसका सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, निरपेक्ष त्रुटि। हर एक मान के लिए निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है। निरपेक्ष त्रुटि के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वास्तविक मान और मापित मान। वास्तविक मान तो इन्होंने दिया नहीं, तो हमने क्या देखा था, वास्तविक मान हम कैसे निकाल देते हैं, औसत मान से। तो वास्तविक मान क्या होगा हमारा, A। इन सबको आप जोड़ दो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN बाई N तक। हमारे यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं, तो हम कहाँ तक लिख देंगे, A4 प्लस A5, नीचे नंबर आ जाएगा 5, सबको करो 5.2 डिवाइड बाई 5। मैं आंसर देख के लिख रही हूं, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो आंसर आया हमारा 5.2। तो ये हो गया हमारा औसत मान या वास्तविक मान। अब निरपेक्ष त्रुटि निकालो सब में, तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा A1 क्या होगी, A माइनस A1, A माइनस A1 0। इस मान में हमारी कोई त्रुटि नहीं आई। डेल्टा A2 A माइनस A2, 5.2 माइनस 5.1 0.1। A3 A माइनस A3, 5.2 माइनस 5.4, यहाँ क्या है माइनस 0.2। डेल्टा A4 क्या हुआ, A माइनस A4, 5.2 माइनस 5.3 है A4, माइनस 0.1। डेल्टा A5 A माइनस A5, 5.2 माइनस 5.2, फिर से 0, ठीक है। तो ये आ गई हमारी सारी निरपेक्ष त्रुटियां हर मान के लिए। अब इन्होंने बोला कि इसकी औसत निरपेक्ष त्रुटि भी निकालो। तो हमने क्या बोला था, इन वैल्यूज को लिखे रहने देते बस। औसत निरपेक्ष त्रुटि हम निकालते हैं समानांतर माध्य से। ये फॉर्मूला था हमारा, डेल्टा A बार क्या हो गया, 0 पहला प्लस 0.1 प्लस। इसका मतलब क्या होता है, प्लस हो या माइनस हो, उसे हम प्लस में ही लेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। डिवाइड बाय 5। सो
कुछ आ जाएगा आपका यहाँ पे, सॉरी, ये आ गया आपका औसत निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया एग्जाम्पल से कि हमारी औसत निरपेक्ष त्रुटि कितनी होगी। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लाते हैं हमारा सापेक्ष तथा भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्ष तथा भिन्नात्मक त्रुटि हमारी होती है औसत मान और वास्तविक मान के अनुपात को हम कहते हैं हमारी भिन्नात्मक त्रुटि। डेल्टा ए बाई ए क्या हुआ ये हमारा औसत निरपेक्ष त्रुटि डिवाइड बाई ए हमारा क्या हुआ था, यहां से देखो ए हमारा क्या है वास्तविक मान या औसत मान। तो इसी एग्जाम्पल से देखो क्या आया हमारा औसत निरपेक्ष त्रुटि कितनी है 0.08, वास्तविक मान कितना आया था हमारा 5.2। कैलकुलेशन आप कर लेना, आपकी आ जाएगी वास्तविक त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, प्रतिशत निकालो तो सबको आता है, 5वीं छठी से उससे भी ज्यादा छोटी से सीख रहे होंगे। डेल्टा ए बाई ए गुणा 100, तो यहाँ हो जाएगा 0.08 गुणा 100। तो जो भी आपका मान होगा वो आंसर आपका प्रतिशत त्रुटि को दिखाएगा। तो ये हमारी 4 त्रुटियां होती हैं, निरपेक्ष त्रुटि, वास्तविक मान और मापित मान का अंतर। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर उन्होंने वास्तविक मान दिया हुआ है तो वेरी गुड, यहाँ से स्टार्ट कर दो। नहीं दिया हुआ है तो पहले सब सारे प्रायोगिक मानों का जितनी भी रीडिंग्स है सबका औसत निकाल लो, तो वो आपका वास्तविक मान। माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि ये हमारी होती है मीन एब्सोल्यूट एरर। जितनी भी हमारी निरपेक्ष त्रुटियां हैं उनका हम क्या ले लेते हैं समानांतर माध्य। याद रखिए क्या लेते हैं समानांतर माध्य हम ले लेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है सापेक्ष तथा भिन्नात्मक त्रुटि। सॉरी, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, इंग्लिश में से बोलेंगे रिलेटिव, और भिन्नात्मक को क्या बोलते हैं या फ्रैक्शनल एरर। तो ये हमारी होता है औसत निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का अनुपात। तीसरा आता है प्रतिशत त्रुटि, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे परसेंटेज एरर। इसमें आप सापेक्ष भिन्नात्मक त्रुटि में 100 की गुणा कर दो, आपको आपकी प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगी। तो चलो अब इस पे हम एक करते हैं न्यूमेरिकल। तो अब करते हैं हम न्यूमेरिकल। सो न्यूमेरिकल में है हमारा सरल लोलक के एक प्रयोग में एक छात्र ने लोलक के आवर्तकाल के कुल 5 प्रेक्षण निकाले। एन हो गया हमारा 5 प्रेक्षण इस प्रकार से हैं 2.63 सेकेंड। सो रीडिंग्स हमारी क्या क्या आई A1 2.63 सेकेंड, A2 है 2.56, A4 A5। तो A4 है हमारा 2.42, 2.71, 2.80 सेकेंड। तो सरल लोलक का आवर्तकाल निकाला, ये 5 रीडिंग्स ली। अब हमें निकालना क्या क्या है, इन प्रेक्षणों की सहायता से निम्नलिखित की गणना कीजिए। औसत आवर्तकाल, पहला। दूसरा में क्या निकालना है प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। फिर निकालना है भिन्नात्मक त्रुटि,
और चौथा हमें निकालना है प्रतिशत। त्रुटि, ओह सॉरी, एक और चीज, औसत निरपेक्ष त्रुटि भी निकालनी है। तो ये हो गया नंबर 3, 4, 5। चलो सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने हमें दिया एक सरल लोलक का आवर्तकाल निकाला। इसे A1 A2 नहीं लिख देते, आवर्तकाल T से दिखाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। T1, T2, T3, T4, T5। सबसे पहले हमें निकालना है औसत आवर्तकाल। औसत आवर्तकाल हमारा T। कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ दो। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डिवाइड बाय 5। मान क्या क्या है? 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 डिवाइड बाय 5। आप सब कैलकुलेशन करो, तब तक मैं देख लूं क्या है। 2.624, इसे हम लिख देंगे 2.62 सेकेंड। तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट औसत आवर्तकाल। सेकेंड इन्होंने कहा प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते थे हम? याद करो फॉर्मूला, डेल्टा A इक्वल्स टू A माइनस A1। तो यहाँ क्या होगा? डेल्टा T1 इक्वल्स टू T माइनस T1। T क्या है? 2.62 माइनस 2.63। आंसर हो गया हमारा माइनस का 0.01 सेकेंड। डेल्टा T2 क्या हो जाएगा? T माइनस T2, 2.62 माइनस 2.56, आंसर हो जाएगा 0.06 सेकेंड। डेल्टा T3, T माइनस, अब ये मत कहना कि मैम कैलकुलेशन नहीं कर रही, एग्जाम आप लोगों को देना है, कैलकुलेशन आप लोग करो। मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रही कि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो है ये। 2.62 माइनस 2.42, 0.20 सेकेंड। डेल्टा T4, T माइनस T4, 2.62 माइनस 2.71, ये हो गया माइनस 0.09 सेकेंड। डेल्टा T5 हो जाएगा T माइनस T5, 2.62 माइनस 2.80 माइनस 0.18 सेकेंड। तो ये सारे हमारे हो गए प्रत्येक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि। हर प्रयोग में कितनी कितनी हमारी निरपेक्ष त्रुटि है। दूसरा हमें निकालना है औसत निरपेक्ष त्रुटि। यहां कर लेते हैं थर्ड। औसत निरपेक्ष त्रुटि हम कैसे निकालते थे इन सब का? समानांतर माध्य से। हम इसे कैसे लिखते थे? डेल्टा T बार या डेल्टा T लिख लेते थे कुछ लोग। डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3, T4, T5 डिवाइड बाय 5। क्या क्या मान है? सॉरी, समानांतर माध्य ले रहे इसका। तो इसमें हम क्या देखते थे? चाहे वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम उसे हमेशा पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो यहाँ क्या होगा? ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जब औसत निरपेक्ष मान निकालते हो तो हमेशा सारी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। प्लस माइनस ले दोगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। चलो भाई कैलकुलेशन करो, देखें कौन सबसे पहले करता है। सो डेल्टा T इज 0.11 सेकेंड। मैंने कर दी सबसे पहले 0.11 सेकेंड। अब आता है हमारा भिन्नात्मक मान। अब हमें निकालनी है भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि हम कैसे निकालते थे?
औसत निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा टी बार डिवाइड बाय औसत मान या वास्तविक मान टी। तो ये कितना है 0.11 डिवाइड बाय 2.62। आंसर हमारा हो जाएगा 0.04। क्योंकि यहाँ पे अनुपात है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, दोनों सेकंड सेकंड में कैंसिल हो जाएंगे। 0.04। लास्ट इन्होंने पूछा प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या कहते थे हम? भिन्नात्मक त्रुटि गुणा 100 डेल्टा टी बटे गुणा 100। तो ये हो गया हमारा 0.04 गुणा 100। प्रतिशत त्रुटि हमारी आई 4%। सो ऐसे हम निकालते हैं हमारी सारी त्रुटियां। बस एक बात ध्यान रखने की है, हमेशा निरपेक्ष त्रुटि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और जब आप अपनी औसत निरपेक्ष त्रुटि निकालें तो हमेशा सारी निरपेक्ष त्रुटियों को पॉजिटिव लें, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। मीनिंग कि जब हमारी दो भौतिक राशियों को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो जो उसमें उपस्थित त्रुटि है उसे हम कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुणा या भाग क्या करते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि किसी भी सबसे पहले हमारा आता है योग एवं अंतर में त्रुटि, एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं योग में कि अगर हमारी दो भौतिक राशियां जोड़ के कोई नई भौतिक राशि बन रही है तो उसमें दी गई त्रुटि को हम कैसे जोड़ेंगे। सो ये सपोज हमारी भौतिक राशि है z इक्वल्स टू x प्लस वाई। हम हमेशा जानते हैं किसी भी भौतिक राशि को कैसे लिखा जाता है, z प्लस माइनस डेल्टा z। इसे लिखेंगे x डेल्टा x और इसे लिखेंगे y प्लस माइनस डेल्टा y। ये हमारा क्या दिखा रहा है, ये x का वास्तविक मान और ये x में त्रुटि, जोड़ भी हो सकती है घटा भी हो सकती है। y का वास्तविक मान और ये उसमें उसकी त्रुटि कितनी है। तो अब अगर हम इसे जोड़ते हैं तो कैसे लिखोगे, z प्लस माइनस डेल्टा z x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। अब x प्लस y क्या है, z के बराबर, तो ये कैंसिल हो गया। तो डेल्टा z क्या हुआ, डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो जब हम दो भौतिक राशियों को जोड़ते हैं तो जो उसकी त्रुटि होती है वो त्रुटियां आपस में जुड़ जाती हैं। चलो अब एक एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं कि ये हमारे पास x है और ये हमारा y है। तो इसमें और z हमारा क्या है, सेम अगेन x प्लस वाई, x प्लस वाई। सो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस 4 6, करेक्ट। डेल्टा z की वैल्यू क्या होगी अधिकतम, डेल्टा x प्लस डेल्टा y, 0.1 प्लस 0.5, तो मैक्सिमम हो जाएगी 0.6। सो अधिकतम त्रुटि हमारी हो सकती है 0.6। तो इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि जब भी हम कोई भी त्रुटि निकाल रहे हैं हम हमेशा अधिकतम त्रुटि निकाल रहे हैं, वो उसका सबसे ज्यादा मान है, उससे ज्यादा वो कभी नहीं हो सकता। कम हो जाएगा पर ज्यादा कभी नहीं होगा। चलो देखो निकाल के देखते हैं। तो हमने सपोज ले लिया कि हमारी पहली रीडिंग क्या है 2.1, यहाँ पहली रीडिंग हमने क्या ले ली 4.5। तो हमारा इसमें z क्या आएगा 2.1 प्लस 4.5, z क्या है हमारा x प्लस वाई। तो ये हो गया 6.6। अब 6.6 में 6 क्या है हमारा, देखो 6 क्या है z, 0.6 क्या है डेल्टा z। तो प्रतिशत, तो इसमें हमारी त्रुटि कितनी है 0.6। नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं, अब क्या माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो इसका हो जाएगा 1.9, यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5। तो ये हो गए सबसे कम मान जो हम ले सकते हैं।
तो इस टाइम पे हमारा z क्या आएगा 1.9 प्लस 3.5, जोड़ दो कितना हुआ 9 5 14, 4 5.4। वास्तविक मान क्या था 6, हमारा क्या आया 5.4। तो अब की बार भी त्रुटि कितनी है 0.6 की। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार। ये हमारे पास x और y के दो मान दिए थे इन्होंने। अब इन्होंने कहा था कि z की वैल्यू निकालो और जब उसे तुम योग करोगे तो उसमें महत्तम त्रुटि कितनी है। हमने कहा कि जब किसी दो भौतिक राशियों को हम जोड़ के एक नई भौतिक राशि बनाते हैं तो उसकी त्रुटियां भी आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ देखो पहला मान हमने लिया 2.1, तो x का 2.1 और y का 4.5, आंसर आया हमारे पास 6.6। तो 6.6 हमारे वास्तविक मान से 0.6 ज्यादा था, तो त्रुटि कितनी हो गई 0.6। देख लो भाई कैसे लिखते हैं z को, z प्लस डेल्टा z ये कितना आया 6.6, z कितना है 6, तो डेल्टा z कितना हो गया 0.6, डेल्टा z का मान आ गया हमारे पास 0.6। तो z में महत्तम त्रुटि हमारी कितनी आ गई 0.6। दूसरी बारी में हमने दूसरे मान ले लिए, जो दूसरी रीडिंग आई इससे 1.9 और 3.5 जब करा तो हमारा z का मान क्या आया प्लस माइनस 5.4, करेक्ट। तो अब की बारी हमारा जो मान आया 5.4 पर वास्तविक मान कितना है 6, कितने का अंतर हुआ, त्रुटि वही तो होती है, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान का अंतर हमारी त्रुटि होती है 0.6। अगली बारी देख लो, चलो अब क्या इसका 2.1 ले लेते हैं और इसका 3.5 ले लेते हैं। तो मान हो गया 5.6, तो त्रुटि कितनी आई हमारी 0.6, सॉरी 5.6, वास्तविक मान है 6, तो त्रुटि हमारी आ गई 0.4। अब इसका कम इसका ज्यादा ले लेते हैं, तो z कितना हुआ 1.9 प्लस 4.5, 9 10 4 14, 4 1 6.4। वास्तविक मान z का क्या है 6, हमारा आ रहा है 6.4, तो त्रुटि कितने की हुई 0.4। तो जो मैक्सिमम त्रुटि है वो हमारी आ रही है एडिशन करने से। तो जब दो भौतिक राशियों को जोड़ा जाता है तो उनकी त्रुटियां भी जुड़ जाती हैं, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट अब हमारा आता है अंतर में महत्तम त्रुटि। इसमें बहुत सारे बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें हम सोचते हैं कि जब हम एक नई भौतिक राशि निकाल रहे हैं किन्हीं दो भौतिक राशियों को घटाने से तो उनकी त्रुटियां भी घट जाएंगी, नहीं, त्रुटियां भी बढ़ जाएंगी, त्रुटियां हमेशा ऐड होती हैं। तो एक नोट यहाँ पे आप डाल सकते हो, अगर हम नोट डालें तो कि अंतर हो या योग हो महत्तम त्रुटि हमेशा जुड़ेगी। अंतर या योग में महत्तम त्रुटि हमेशा जोड़ के निकालते हैं, कभी भी उसे घटाना नहीं है। तो हमेशा यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि दो भौतिक राशियों का जोड़ हो रहा हो या घटा हो रहा हो उसकी त्रुटि हमेशा जोड़ दी जाएगी। तो डेल्टा z हमारा क्या आएगा दोबारा से डेल्टा x प्लस डेल्टा y। अब देखते हैं कि हाँ ये होता कैसे है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें दो राशियां दे दी, ठीक है। ये हमारा क्या है x प्लस डेल्टा x, ये हमारा y प्लस माइनस डेल्टा y, ठीक है। z निकालना है हमें जो x माइनस y से निकलता है। तो अब इसमें हमारे कितने मान हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारा 3.1, एक हो सकता है हमारा 2.9, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, x के दो मान आ गए। ऐसे ही y के क्या मान आ जाएंगे
2.3 और 1.7। y के भी 2 मान आ गए हमारे, ठीक है। तो अब हमें z निकालना है। चलो पहले z1 निकाल लेते हैं। z1 हो जाएगा हमारा, ये ले लेते हैं x1 और y1। सो 3.1 माइनस 2.3 कितना आया? 3, 7, 4, सॉरी 0.8, ठीक। Z2 निकालते हैं। इसका 3.1 लो, इसका 1.7 लो। 8, 9, 10, 11, 4, 2 में से 1.4। Z3 निकालते हैं। इसका 2.9 लो, इसका 2.3 लो। सारे कॉम्बिनेशंस बना के ले रहे हैं हम। 0.6। Z4 निकालते हैं। 2.9 माइनस 1.7, 7, 1.2, हाँ 1.2। अब इसमें देखते हैं कि हमारी त्रुटियां कितनी है। तो Z1, Z2, Z3, Z4 आ गई हमारी वैल्यू सारी। एक और चीज निकालो, Z का मान कितना होगा? 3 माइनस 2, तो Z हमारा है 3 माइनस 2, 1। और डेल्टा Z कितना है? डेल्टा Z हम कह रहे हैं 0.3, 0.1, 0.4 जुड़ जाएगा। हमने कहा डेल्टा Z जुड़ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम त्रुटि कितनी है, ठीक है। ठीक है, Z1 कितना है? 0.8 प्रायोगिक मान। वास्तविक मान कितना है? 1। तो डेल्टा Z1 कितना हुआ हमारा? Z माइनस Z1, 1 माइनस 0.8, 0.2, ठीक। अब इसमें देखो Z2 में डेल्टा Z2 कितना आएगा? Z माइनस Z2 प्रायोगिक मान और वास्तविक मान का अंतर 0.4। एक और चीज, मैं यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगा रही, मैं इग्नोर कर रही हूं उसे, ठीक है। डेल्टा Z3 कितना हो जाएगा? Z माइनस Z3, 1 माइनस 0.6, तो त्रुटि कितनी आई? 0.4। ऐसे ही डेल्टा Z4 कितना हो जाएगा? Z माइनस Z4, 1 माइनस 1.2, त्रुटि आई 0.2। सो मिनिमम त्रुटि होगी 0.2, बट मैक्सिमम कितनी होती है? 0.4, जो कि हमारी जोड़ने पे आ रही थी। जोड़ने पे आ रही थी, देखो ऐसे ही तो करी ना। डेल्टा x प्लस डेल्टा y 0.1 प्लस 0.3, 0.4। तो आप और एक बात और ध्यान, हमेशा हम महत्तम निकालते हैं, तो महत्तम हमेशा जोड़ने पे ही आएगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। महत्तम त्रुटि इसमें 0.4 है, बाकी उससे कम हो सकती है पर ज्यादा कभी भी नहीं होगी। तो योग हो या अंतर हो, त्रुटियां हमेशा हमारी जुड़ जाएंगी, ये ध्यान रखना है। योग हो या अंतर हो, त्रुटियां हमेशा जुड़ेंगी, ठीक है। एक्सप्लेन भी कर दिया कैसे। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं कि जब हमारा गुणन या विभाजन होता है तब हम त्रुटियों को कैसे जोड़ते हैं या गुणा करते हैं, क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग आता है हमारा गुणन एवं विभाजन में त्रुटि। अगर हमें कोई नई एक भौतिक राशि है जो दो दी हुई भौतिक राशियों के गुणन या विभाजन से आती है, तो उसमें हम उसकी एरर को, त्रुटि को फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं गुणन में। माना हमारी एक भौतिक राशि z है जो दो भौतिक राशि x और y से मिलके के गुणन से बनी है। अब हमें पता है भौतिक राशियों को हम कैसे लिखते हैं। वास्तविक मान हो जाएगा उसका प्रायोगिक मान और उसका अंतर, उसकी त्रुटि। x को हम लिख देंगे x प्लस माइनस डेल्टा x और y हो जाएगा y प्लस माइनस डेल्टा y। अब निकालते हैं। सो z प्लस माइनस डेल्टा z विल बी x प्लस माइनस डेल्टा x y प्लस माइनस
डेल्टा वाई। गुणा कर दो सबकी, एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। अब इसमें से z कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बटे z। इसमें से एक्स वाई कॉमन ले दो, एक्स वाई कॉमन 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटे एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एक्स वाई। अब z हमारा एक्स वाई के बराबर है तो दोनों कैंसिल हो गए, ठीक। चलो नेक्स्ट स्टेप। दूसरे इसमें देखो, ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बहुत छोटी है एक्स वाई के कंपैरिजन में, क्योंकि एक्स वाई उनके वास्तविक मान है और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई उसमें एरर है। तो जब बहुत छोटे हो किसी बड़ी संख्या से भाग करो तो और भी छोटा आ जाता है, तो हम इसे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, नगण्य से मान लेंगे, हम इसे यहाँ छोड़ देंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा डेल्टा z बटे z 1 प्लस माइनस डेल्टा y बटे y प्लस माइनस डेल्टा x बटे x। 1 से 1 कैंसिल, सो डेल्टा z बटे z होगा हमारा डेल्टा x बटे x प्लस डेल्टा y बटे y। हमेशा ध्यान रखो, त्रुटियां हमेशा जुड़ेंगी, योग हो, अंतर हो, गुणन हो, विभाजन हो, सब में त्रुटियां हमेशा जुड़ेंगी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला। तो डेल्टा z बाई z क्या है, ये है भिन्नात्मक त्रुटि z में। तो इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, डेल्टा z बाई z महत्तम मान z में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि कितनी हो जाएगी, डेल्टा x बटे x प्लस डेल्टा y बटे y। सो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। गुणन के लिए हम अपनी त्रुटियों को ऐसे ऐड करेंगे, सॉरी। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, और इसमें ये डेल्टा z बाई z क्या है, डेल्टा z बाई z है भिन्नात्मक त्रुटि z में, डेल्टा x बाई x क्या है भिन्नात्मक त्रुटि x में, डेल्टा y बाई y क्या है भिन्नात्मक त्रुटि y में, जो हमने पढ़ी थी अभी। अब अगर हमें इसका प्रतिशत मान निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, प्रतिशत त्रुटि हम निकाल देंगे गुणा 100 करके। सो प्रतिशत भिन्नात्मक त्रुटि कितनी हो जाएगी, डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा y बाई वाई इंटू 100। तो ये हमारी हो जाएगी प्रतिशत त्रुटि। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि विभाजन में हमारा कैसे होगा। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, बस सबको एक ही चीज मेन है हमारी, गुणन हो, विभाजन हो या आपका योग हो, अंतर हो, सब में त्रुटियां हमेशा जुड़ेंगी। अब हमने कहा कि हम आते हैं विभाजन पे। तो हमारी कोई भौतिक राशि z है जो x और y को विभाजन से बनी है। तो उसमें भी अब की बार मैं पूरा प्रूफ नहीं करके दिखाऊंगी, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। और ये हमेशा हमारे न्यूमेरिकल्स में आते हैं, प्रूफ वगैरह कहीं कोई पूछता नहीं है इसके, खुद से करना पड़े, एक बार जरूर करके देखना खुद से, ठीक है। तो z हमारा क्या है, डेल्टा z x और y प्लस माइनस डेल्टा y। तो इसमें भी महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि क्या आ जाएगी, डेल्टा x बटे x प्लस डेल्टा y बटे y।
सो गुणन हो या विभाजन हो, दोनों में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि ऐसे ही निकालेंगे। और कंफ्यूज मत होना, ये z में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि है, ये z में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि है। अगर वो ये कह दे कि z में संभावित मैक्सिमम महत्तम त्रुटि बताओ, z में महत्तम त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि नहीं, z में महत्तम त्रुटि, तो उसे कैसे निकालोगे? वो होती है हमारी डेल्टा z। z में महत्तम त्रुटि क्या है? डेल्टा z, तो उसे हम निकालेंगे इंटू z। तो कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पे भी, सब चीजें ध्यान से। ये है z में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि, यह है z में महत्तम त्रुटि। z में प्रतिशत त्रुटि अगर वो कहता है प्रतिशत महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि अगर कहे, तो वो कितनी हो जाएगी? डेल्टा z बाय 200, डेल्टा x बाय x इंटू 100, तो y बाय y इंटू 100। तो ये हमारा आता है त्रुटियों का संयोजन। जब राशि हमारी जोड़ने पे, घटाने पे, गुणन पे या विभाजन से बनती है, तो हम अपने त्रुटियों को कैसे संयोजित करते हैं, त्रुटियों की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, या उन्हें कंबाइंड कैसे करते हैं। तो एक बार और फॉर्मूला लिख देती हूँ आप सबके लिए, नोट्स में अपने लिख लीजिए। गुणन और विभाजन के लिए महत्तम त्रुटि कैसे निकालेंगे हम? y बटे y, ये है हमारी महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि गुणन एवं विभाजन में। महत्तम त्रुटि योग एवं अंतर में, उसमें फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये महत्तम त्रुटि है z में, z में भिन्नात्मक ऐसे आएगी, ठीक है। तो अब करते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल्स। चलिए अब करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो पहला न्यूमेरिकल है, जल को गर्म करने पर उसका ताप इतने से इतना हो जाता है। तो इन्होंने कहा जब हमने जल को गर्म करा तो उसका ताप 30.0 प्लस माइनस 0.1, इसे हमने कह दिया θ1 से θ2 कितना हो जाता है? 40.0 प्लस माइनस 0.2। हमें निकालना क्या है? जल के ताप में वृद्धि की अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालिए।
तो हमें अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो सबसे पहले इसके ताप में अंतर हुआ, ठीक है। सो डेल्टा थीटा विल बी θ1 माइनस θ2 या θ2 माइनस θ1, अंतर लेते हैं हमेशा, बस वो ध्यान रखो। 10। और जब हम त्रुटि के लिए आएंगे तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा थीटा, सॉरी ये थीटा है, त्रुटि निकालेंगे डेल्टा θ1 प्लस डेल्टा θ2। तो कितनी होगी? 0.1 प्लस 0.2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा? अंतर। नई भौतिक राशि दो भौतिक राशियों के अंतर से आई है। त्रुटि को हमने निकाल लिया जोड़ के। अब इन्होंने कहा कि संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, मैक्सिमम प्रतिशत त्रुटि हमें निकालनी है। न्यूमेरिकल्स जब भी होंगे जब सारे फॉर्मूले बिना किसी कंफ्यूजन के आपको याद होंगे, ठीक है। तो संभावित प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं? डेल्टा थीटा बाय थीटा इंटू 100, करेक्ट। निरपेक्ष मान डिवाइड बाय वास्तविक मान। निरपेक्ष मान कितना है? 0.3। ये 10, ये 100। आंसर क्या हुआ? 3% की उसमें महत्तम प्रतिशत त्रुटि है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इन्होंने कहा कांच की एक प्लेट की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है। चौड़ाई को हम b से दिखाते हैं। 1.5 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ। प्लेट के क्षेत्रफल के मापन में अधिकतम संभावित त्रुटि बताइए। तो हमें A में अधिकतम संभावित त्रुटि निकालनी है क्षेत्रफल में। ये क्षेत्रफल हुआ, इसे कैसे निकालेंगे? L इंटू B। 3.5 गुणा 1.5। तो हमारा आंसर आ जाएगा ओके। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इन्होंने दिया कि हमारे पास एक कांच की प्लेट है जिसकी लंबाई 3.5 है, जिसकी चौड़ाई 1.5 है और हमें उसके क्षेत्रफल में अधिकतम संभावित त्रुटि निकालनी है। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका हो गया? गुणन का। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? L इंटू बी गुणन का। अब इन्होंने कहा है अधिकतम संभावित त्रुटि, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? डेल्टा Z बाई Z। तो यहां हम क्या लिख देंगे? डेल्टा A बाई A, डेल्टा L बाई L प्लस डेल्टा B बाई B। अब यहाँ पे देखो एक और बात है देखने वाली कि हमें ये नहीं पता कि डेल्टा L डेल्टा B है कितने, इन्होंने हमें दिए नहीं। तो अधिकतर क्या करते हैं, आप हमेशा अल्पतमांक देखो। तो यहाँ पे अल्पतमांक कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर सबसे छोटा ये नाप सकता है, क्योंकि 1 नंबर तक है। अगर 2 नंबर होते तो 0.01 सबसे छोटा। तो जो उसकी अल्पतमांक हो, जो हमारे मापक यंत्र की अल्पतमांक हो, उसको हम अपना त्रुटि ले लेते हैं। तो डेल्टा L और डेल्टा B दोनों कितने हैं? 0.1। तो ये इसमें समझने वाली बात है। ये जो न्यूमेरिकल है ये आपका यूपी बोर्ड 2016 और 2009 में आया हुआ है। तो चलिए अब मान निकालते हैं। डेल्टा L बाय L 0.1 बटे 3.5 प्लस डेल्टा B 0.1 बटे 1.5। कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन करने पे क्या आता है हमारा? ये 0.028 प्लस 0.0666
2 8 5 जोड़ेंगे तो हमारा आ गया 0.0952 3 6 7। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है, इन्होंने हमें क्या बोला है, महत्तम त्रुटि निकालो ए में। ये हमारी क्या है, ये है हमारी महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि। सो महत्तम त्रुटि कैसे निकलेगी, डेल्टा ए हमारी महत्तम त्रुटि होगी, वो होगी 0.0523 गुणा ए। तो अब इसे हम गुणा कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, 0.9525 गुणा 1.5 गुणा 3.5। आंसर हमारा आ जाएगा करीब करीब 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है, संभावित भिन्नात्मक त्रुटि पूछ रहा है ए में, या त्रुटि पूछ रहा है ए में। ए में संभावित त्रुटि है या भिन्नात्मक, भिन्नात्मक होता तो आंसर ये हो जाता, पर उसने पूछी है संभावित त्रुटि कितनी है, तो आंसर हमारा ये है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में उन्होंने कहा कि हमारे पास एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध R, जो कि हमें निकालना है। उसके लिए इन्होंने कहा कि विभवांतर उसका कितना है, 100 ± 5। यहां हमें त्रुटि दी हुई है, और धारा कितनी बह रही है हमारे पास, I है 10 ± 0.5 एम्पियर। ये कितना हो जाएगा, वोल्ट। तो हमें विभवांतर निकालना है, तो ओम्स लॉ लगा देंगे, R = V/I। इन्होंने कहा है, सॉरी R नहीं निकालना है, इन्होंने कहा है कि R में संभावित त्रुटि निकालो, R में संभावित त्रुटि निकालो। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ भी क्या हो जाएगा, डेल्टा R/R डेल्टा V/V प्लस डेल्टा I/I। डेल्टा V कितना है, 5, V 100, डेल्टा I कितना है, सॉरी 0.2 और ये 5 ही, ओके बेटे 10 कैलकुलेशन करेंगे, 100 7/100 तो हमारी हो जाएगी 0.07। तो ये तो हो गई R में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि, पर उन्होंने कहा R में त्रुटि निकालो। तो R में त्रुटि कितनी होगी महत्तम, डेल्टा R 0.07 गुणा 100, तो ये हमारी हो जाएगी 7। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं, ये है हमारी R में महत्तम त्रुटि। अगर यहीं पे ये कह देता कि R में महत्तम प्रतिशत भिन्नात्मक त्रुटि निकालो, R में महत्तम, ध्यान से सुनो, R में महत्तम प्रतिशत भिन्नात्मक त्रुटि, तो ये भिन्नात्मक त्रुटि है हमारी। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, गुणा 100 करके, तो वो हमारा क्या हो जाता है, डेल्टा R/R गुणा 100। तो ये हो जाएगा 0.07 गुणा 100, तो 7%। तो ये हो गई हमारी R में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि। ये क्या हो गई, R में महत्तम त्रुटि या महत्तम संभावित त्रुटि। और मैं ये बार बार सब कुछ इसलिए बोल रही हूँ, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दोनों में और क्वेश्चन गलत कराते हैं। और ये क्या होगी, R में प्रतिशत महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि। तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी में भी, और फॉर्मूले बस चाहे कुछ भी हो, जोड़ हो, घटा हो, गुणा हो, भाग हो, सब में आपका एडिशन होगा, त्रुटि हमेशा जुड़ेगी।
तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मापित राशि की घात में त्रुटि, एरर इन पावर ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी। अगर आपको कोई क्वांटिटी ऐसे दी हुई है z इक्वल्स टू x टू द पावर n, z हमारा x की किसी पावर के बराबर हो, जैसे आपका क्षेत्रफल निकालते हैं ना, एल स्क्वायर हो गया, आयतन हो गया, एल क्यूब हो गया, ऐसे उसमें। तो तब हम अपनी एरर्स को, अपनी त्रुटियों को कैसे संयोजित करेंगे। तो सबसे पहले दोनों ओर का लॉग लेने पे लॉग ले लेते हैं, log z is equals to m log x। अवकलन करने पर, डिफरेंशियल करने पर, अगर ये किसी को नहीं आते तो इसकी वीडियो बनाई हुई है डिफरेंट मैथ्स इन फिजिक्स, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा z बटे z इज इक्वल्स टू m इंटू x बटे x। तो ऐसे हमने निकालनी है अपनी त्रुटि। तो ये हुई हमारी महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि z में। क्या हुई है? महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि z के मान में। अगर वो प्रतिशत त्रुटि निकालने को कहता है, महत्तम प्रतिशत भिन्नात्मक त्रुटि z में, तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा z बटे z सो बराबर m इंटू डेल्टा x बटे x गुणा 100। चलो अब टाइम आ जाता है ट्रिक का कि भाई यहाँ तो x की पावर m है, अगर बहुत सारे हो एक साथ तो क्या करेंगे। तो इसे नोट डाउन कर लेना। अगर हमारा z दिया हुआ है x की पावर m, y की पावर n और यहां ले लिया चलो p की पावर q, तो तब उसमें हम महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि कैसे निकालेंगे। तो वो हो जाएगी डेल्टा z बटे z। हम पढ़ चुके हैं, गुणा हो या भाग हो, सब में त्रुटियां हमारी जुड़ेंगी। सो m डेल्टा x बटे x प्लस n डेल्टा y बटे y प्लस q डेल्टा p बटे p। अब इसमें कितनी भी राशियां और जुड़ती चली जाए, फॉर्मूला हमारा ऐसे ही बनता चला जाए। तो ये हमारा होगा, अगर घात में दिया हुआ है तो बस क्या होगा, जो घात है उसकी गुणा करते चले जाएंगे सब में, और डायरेक्ट हमें आंसर मिलता चला जाएगा। अगर 12th के बच्चे देख रहे हैं और उन्हें ये सब कुछ आता है तो बस एंड में चले जाओ सीधा, आपको जो कंपटीशन में वो न्यूमेरिकल्स है वो सीधा वहां निकल जाएंगे, डोंट वेस्ट योर टाइम। पर 11th वालों के लिए ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम अपने कंपटीशन से जो आए हुए हैं। तो जो ये न्यूमेरिकल है जेईई मेन 2016 में आया हुआ है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा, एक छात्र एक सरल आवर्त दोलन के 100 आवर्तियों का समय 4 बार मापता और उनको 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 95 तथा 92 सेकेंड पाता है। तो हमने क्या लिख लिया, हमें दी हुई है 90 सेकेंड T2, 91 सेकेंड T3, 95 सेकेंड और T4 है हमारे पास 92 सेकेंड। प्रयोग की गई घड़ी का न्यूनतम अल्पांश 1 सेकेंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब मापे गए माध्य समय को उसको लिखना चाहिए। अब देखिए इसने हमें कहा है कि जो हमें आंसर लिखना है, आपको ऑप्शन से ही पता चल जाना चाहिए कि माध्य समय को बस इनका माध्य निकाल के नहीं लिखना, उसमें कितनी त्रुटि है वो भी निकाल के हमें लिखनी है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं औसत समय या माध्य समय। माध्य समय निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 बटे 4, माध्य समय को कह दिया हमने T। तो कितना हुआ 90 प्लस 91
प्लस 95 प्लस 92 बटे 4। आंसर हमारे पास आ गया 92 सेकेंड। अब हम क्या निकालेंगे, टी आ गया हमारे पास, T1 T2 T3 है तो हम सब में त्रुटि निकालेंगे, कितनी, हर पाठ्यांक में महत्तम त्रुटि कितनी है। तो वो कैसे निकालते हैं, डेल्टा T1 इज T माइनस T1। T कितना है 92, T1 कितना है 90, 2 सेकेंड। डेल्टा T2 T माइनस T2, 92 माइनस 91, 1 सेकेंड। डेल्टा T3 T माइनस T3, 92 माइनस 95, कितने में, -3 सेकेंड। डेल्टा T4 T माइनस T4, तो कितना हुआ 92 माइनस 92, 0 सेकेंड। अब हम माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालते थे ना, औसत निरपेक्ष त्रुटि। डेल्टा टी बार, यही पूछ रही है हमसे, तब मापे गए माध्य समय को उसको कैसे लिखना है। तो ये होगा डेल्टा T1, समानांतर माध्य निकालते थे ना, इसका मीनिंग क्या है, सब प्लस लेंगे, कुछ भी आप माइनस नहीं लोगे। 2 + 1 + 3 + 0 डिवाइड बाय 4, तो कितना हुआ, 2 1 3 6, 6/4, 2 3, 1.5 सेकेंड। तो ये आ गया हमारा डेल्टा टी बार। तो अब आंसर कैसे लिखते हैं, टी प्लस डेल्टा टी करके लिखोगे तो टी कितना है हमारा 92, प्लस माइनस करके लिखते हैं। डेल्टा टी कितना है 1.5 सेकेंड। आंसर मिलाओ, ये तो कोई सा भी नहीं मिल रहा, क्यों। अब कंपटीशन का क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ा ना बिल्कुल तुम्हें हलवा दे देंगे, बस ये करो और आंसर। इन्होंने क्या कहा, प्रयोग की गई घड़ी का न्यूनतम अल्पांश 1 सेकेंड है और हमारी एरर कितनी आई 1.5 सेकेंड, 1.5। वो 1.5 नहीं नाप सकता, तो हम 1.5 को क्या लिखेंगे फिर, 92 ± 2 सेकेंड, उसे हम एक पूर्णांक बनाएंगे। तो आंसर है हमारा 92 ± 2 सेकेंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा जेईई मेंस 2018 में आया हुआ। घनिकी आकृति वाले किसी पदार्थ का घनत्व उसकी 3 भुजाओं एवं द्रव्यमान को मापकर निकाला जाता है। इन्होंने आपको फॉर्मूला बता दिया। यदि द्रव्यमान एवं लंबाई को मापने में सापेक्ष त्रुटि क्रमशः 1.5 तथा 1% हो तो घनत्व को मापने में अधिकतम त्रुटि क्या होगी, ये निकालना है हमें। तो अगर आपको ट्रिक याद होगी जो बताई थी तो आप डायरेक्ट आंसर बता दोगे 3.5। देखते हैं कैसे। तो इन्होंने कहा घनत्व निकालना है, वो हम कैसे निकालते हैं, मास बटे द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन कैसे निकालेंगे, L³ से, ठीक है। अब अगर हमें इसमें घनत्व के मापने में अधिकतम त्रुटि बतानी है 100% है ना, प्रतिशत त्रुटि, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद है ना फॉर्मूला, क्या बताया था, अगर zx is to the power m, y to the power n, p to the power q हो, तो इसकी त्रुटि कैसे निकालते थे, डेल्टा z बाय z, m डेल्टा x बाय x, n डेल्टा y बाय y। कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में है, q डेल्टा p बटे p।
तो अब इन्होंने क्या दिया है, द्रव्यमान में सापेक्ष त्रुटि कितनी दी है, 1.5 प्लस 3 गुना लंबाई में सापेक्ष त्रुटि कितनी दी है, प्रतिशत 1%, तो कितना हो गया 3, सॉरी बिगनिंग में गलत बोल दिया, आंसर विल बी 4.5%, 4.5%। ठीक है, तो ये था आज के लिए। बाकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये जो टॉपिक है एरर्स का, त्रुटियों का, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज्यादा ओरली आंसर, क्वेश्चन पढ़ा आंसर, क्वेश्चन पढ़ा दिमाग में कैलकुलेशन करी धड़ाधड़ आंसर। तो पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।